योगेन जी, मैं तो बिना किसी भूमिका के आपकी प्रतिक्रिया इन नतीजों पर चाहता हूं, जहां बीजेपी जबरदस्त कामयाबी के साथ मध्य प्रदेश में तो एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ जीत है बीजेपी की। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम आशंकाओं के बाद उसको तोड़ते हुए बीजेपी का आना, छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी का भूपेश बघेल से सत्ता छीनना, राजस्थान में, और सिर्फ एक तेलंगाना कांग्रेस के हिस्से में आना। पहले इसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं इस नतीजे की, क्योंकि अब ये नतीजा लगभग यही होने वाला है। अजीत भाई, शुरुआत में ये कह के करूंगा कि मैं हैरान हूं और मायूस भी। हैरान इसलिए कि जो तेलंगाना में हुआ था वो हमें पता था, मैंने भी आपको कहा था ऐसा होने वाला है। और वो एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी है कांग्रेस के उभार की। कांग्रेस वापस आ सकती है और दक्षिण भारत से बीजेपी के दरवाजे बंद होने की। लेकिन जो उत्तर भारत की खबर आ रही है तीनों राज्यों से, ये तीनों राज्य हैं जहां कांग्रेस जीत सकती थी, ये असंभव राज्य नहीं थे। ये तीनों राज्य हैं जहां कांग्रेस के पास जीतने के आधार थे, उसके बावजूद हारना और इतनी बुरी तरह से हारना, मैं इससे हैरान हूं। अगर कोई कहता मध्य प्रदेश में कि देखिए मध्य प्रदेश में बदलाव की चाह लोगों में थी, बीजेपी 4 साल 5 साल पहले लगभग चुनाव हार गई थी, चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी और कोई बहुत अच्छी सरकार चलाई नहीं थी। उसके बाद पार्टी को 8% का मार्जिन आ जाए। देखिए इस सब के बाद अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस जीतते जीतते मामला कांटे का हो गया, ये बात सही थी और मैंने भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि जितना धड़ल्ले से कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती थी वैसा हो नहीं रहा, मामला कांटे की टक्कर हो गई है। लेकिन कांटे की टक्कर की बजाय बीजेपी 8% से आगे हो जाए, ये मेरी समझ से अभी भी परे है। और इसको छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन तो दिए जा सकते हैं, ये भी गड़बड़ की, ये भी गड़बड़ की, वो पर्याप्त नहीं है। इसी तरह से राजस्थान में ये मुझे बिल्कुल समझ आता है कि अशोक जी ने तीसरी बार फिर कर दिया, अच्छी सरकार चलाई और बुरा चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। लेकिन सच बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी के अपने जो संघर्ष थे, दांव पेच थे, घमासान था, वो कोई कांग्रेस से कम नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ सुगठित पार्टी चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ बिखरी हुई कांग्रेस लड़ रही थी। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के बारे में कहना चाहिए कि उन्होंने सरकार चलाने के साथ साथ राजनीति भी उसके साथ जोड़ी थी, दांवपेच भी खेले थे। तो पहला तो हैरानी की बात है कि इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी का जीतना। इसी तरह से तेलंगाना में बीजेपी को कोई 14% वोट आ रहे हैं, जो मेरी समझ और अंदाजे से कम 2-3% फालतू है। तो पहली बात तो हैरानी की है, लेकिन सच्चाई का सामना तो करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इसके सबक क्या है उस पे हमें सोचना चाहिए, बजाय कि हम बिल्कुल बिल्कुल। सीधे सीधे हर जगह पे हर नेता को इल्जाम देना शुरू कर दें इत्यादि। अगर तीनों राज्यों के 3 सबक जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, राजस्थान में जैसा मैंने कहा, ना सरकार के खिलाफ गुस्सा था, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा था। गुस्सा था तो एमएलए के खिलाफ था। और कांग्रेस उन एमएलए के टिकट नहीं काट पाई। अंततः ये हुआ कि भाई टिकट तो देना पड़ेगा क्योंकि अशोक जी के खास लोग हैं। और दूसरा, ये जो गठबंधन का था, 2 गठबंधन बहुत सहज सामान्य थे। हर व्यक्ति कह रहा था, सिर्फ मैं नहीं, हर व्यक्ति कह रहा था कि ये 2 गठबंधन तो कांग्रेस को कर ही लेने चाहिए। पहला था सीपीएम के साथ, जिसका कोई 10-12 सीट पे असर है, और दूसरा है भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ, जिसका कोई 17 सीट पे असर है। अभी तक मेरी गिनती के हिसाब से इन दोनों के चलते कम से कम 15 सीट का फायदा बीजेपी को हो चुका है आज सुबह। यानी कि अगर 15 सीट बीजेपी डाउन होती और कांग्रेस 15 सीट अप होती, तो ऐसा नहीं कि तो बीजेपी कम से कम मेजोरिटी से नीचे होती और ये चुनाव एक तरह से नजदीकी का चुनाव नजर आता। अंततः सिर्फ 3% का फर्क है दोनों पार्टियों में। जो वोट सीटों में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है, केवल 3% का फर्क है। छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने एक तरह से ये एक चुनाव था जिसमें ढिलाई बरती, चुनाव लड़ने में एक अति आत्मविश्वास जो था। तो इन सब के चलते कांग्रेस ने एक बहुत